फ्रेंड वी आर डिस्कसिंग जो डेली क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सर्बर्बनाइजेशन। तो आपसे पूछा जा रहा है सर्बर्बनाइजेशन के बारे में। पहला मतलब आपसे पूछा रहा है कि क्या ये जो है मान लिया जाए एक अर्बन एरिया है, उसमें जब बहुत सारे स्लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या उसको हम सर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं। नंबर सेकंड अगर हम देखें तो जो हम प्लान तरीके से कम्युनिटीज़ अर्बन एरिया में डेवलप की जाती है मिडिल एंड अपर क्लास पीपल के लिए, क्या उसको हम सर्बनाइजेशन बोलते हैं। नंबर थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड ऑप्शन आपके सामने है कि पीपल मूविंग अवे फ्रॉम द कंजस्टेड एरिया। मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिटीज़ डेवलप हो गई है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, तो जब दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्या उसको हम बोला जाता है सर्बनाइजेशन। लेकिन क्यों जाया जाता है, ताकि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सके, राइट। नंबर फोर्थ जो है मेगा सिटीज़ अगर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है उसको बोला जाता है सर्बनाइजेशन। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उत्तर पथ और दक्षिण पथ के बारे में, जो दो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करते थे इंडियन एंशिएंट टाइम के ऊपर। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू अर्बन सेटलमेंट वर नॉट अ पार्ट ऑफ द उत्तर पथ। आपको बताना है तो ऐसे दो इनमें से दो सेट दे रखे हैं जो अर्बन उत्तर पथ का पार्ट नहीं है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे ऑप्शन, पाइथन, लाहौर, जालंधर या फिर तक्षशिला। अगेन रिपीट द क्वेश्चन। देखो उत्तर पथ की जब हम बात करते हैं तो उत्तर पथ फैला कहाँ पे होता है। अगर मैं ये इंडिया का मैप बनाना चाहूँ, एंशिएंट टाइम पे भी जो हमारा पाला डायनेस्टी हुआ करती थी उनको उत्तर पथ का स्वामी के रूप में हम जानते हैं। इसी तरीके से जब हम दक्षिण पथ की बात करते हैं, जैसे जो सतवाना का जो टाइम पीरियड हुआ करता था या फिर सतवाना जो डायनेस्टी थी वो दक्षिण पथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था। तो आपको बताने इनमें से कौन सा सेटलमेंट दैट इज नॉट टू अर्बन सेटलमेंट वर नॉट पार्ट ऑफ द उत्तर पथ। इसमें तो उत्तर पथ का पार्ट कौन नहीं है। तो ऑप्शन ये रहा पाइथन, लाहौर, जालंधर या फिर फोर्थ ऑप्शन है तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर और ये भी याद रखिए जो तक्षशिला है ना वो चेनाब और झेलम के बीच में लाई करते हैं। शायद मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने कभी डिस्कस किया हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो सब्सिडी अलायंस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट, क्या ये डलहौजी के टाइम पे आया था। नंबर सेकंड, ये अलायंस था ट्रुप्स था मतलब ब्रिटिश ट्रुप्स के बीच में, एंड जो अलाइड स्टेट है उसके साथ जो आपका ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी ट्रुप्स वहाँ पे खड़ी या फिर स्टेशन कर देने वाले हुआ करते थे। अंडर द अलायंस द रूलर्स कुड नॉट एंटर। और इसमें क्या था कि जो रूलर्स थे वो एग्रीमेंट में नहीं आ सकते थे विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। अगेन रिपीट द क्वेश्चन। सब्सिडी अलायंस पूछा जा रहा था क्या डलहौजी के टाइम पे आया था। सेकंड अगर हम देखें तो ये ब्रिटिश ट्रूप्स को स्टेशन कर रहा था अलाइड स्टेट के अंदर, जो भी सब्सिडी अलायंस को साइन करने वाला हुआ करता था। अंडर द अलायंस अगर हम देखें तो जो आपके जो रूलर्स है वो किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन है शायद से आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यू नो वेरी वेल, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं दो तरीके के उसमें अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो करंट और एक कैपिटल। और चल ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट से देखिए एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूनियन टेरिटरी, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर द सेंट्रल गवर्नमेंट एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द यूनियन टेरिटरी। सेकेंड है इन्वेस्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है किसी भी लैंड वगैरह को एक्वायर करने के लिए। ग्रांट गिवन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, क्या ये कैपिटल का पार्ट बनाता है। सैलरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉय, क्या ये आपको कैपिटल का पार्ट बनाता है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रेड डेटा बुक के बारे में। रेड डेटा बुक के बारे में है क्या ये यूएनईपी के द्वारा डेवलप किया जाता है। और नंबर सेकंड स्टेटमेंट देखें इट इज़ द लिस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हुज इंटरनेशनल ट्रेड इज बैंड। मतलब ये है कि जो रेड डेटा बुक में जो भी एनिमल या फिर फ्लोरा एंड फोना को मेंशन किया जाता था उसका इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है बच्चे, देखो कई बार क्या होता है कि जो हमारी सिटीज़ हो जाती है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है, तो इस कंजस्टेड सिटी में रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर ये कह लीजिए क्लीन वाटर क्लीन एयर वगैरह ना मिल पाने की वजह से जो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है आसपास के क्षेत्र में जब जाना स्टार्ट कर देती है तो उसको हम सर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये रहा people moving away from the congested area urban area to cleaner area outside for the better quality of living, right। आगे बढ़ते हैं। you can see here इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दे के भी बताया हो गया है विज़न के द्वारा। दिस ग्रीक वर्ड मीन, पहली बात तो ये एक ग्रीक वर्ड है, और अगर वाशिंगटन यूएसए वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मेगापोलिस, मतलब ये है द अर्बन लैंडस्केप स्ट्रेचिंग फ्रॉम, देखो कि वाशिंगटन डीसी जो स्टेट है ना वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गई थी एक टाइम पे, एंड इसी तरीके से जो आपके सब अर्बन में पोस्टो नाम की सिटी बस गई अराउंड द वाशिंगटन डीसी। इसी तरीके से जब हम दिल्ली का एग्जाम्पल यहाँ पे देने की बात की गई है, जो नोएडा है दिल्ली की वजह से, मतलब दिल्ली जब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया तो जो पॉपुलेशन है वो बाहर एरिया में जाना स्टार्ट कर गई, एंड इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में नोएडा इसका एग्जांपल दिया गया अराउंड द दिल्ली। आगे बढ़ते हैं।
तो ये सब अर्बनाइजेशन का पार्ट है। उत्तर पथ का कौन एग्जाम्पल नहीं तो पाइथन है बच्चे। ये आपका दक्षिण पथ में हुआ करता था, याद रखिए, लाहौर, जालंधर, कहीं ना कहीं तक्षशिला, ये सारे के सारे आपके नोट्स में पड़ जाएंगे। पैथन की अगर हम बात करें तो पैथन आपका महाराष्ट्र के अंदर पड़ जाएगा। यू कैन सी हियर द ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। इसमें से आपको बताना था कौन सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। देखो बच्चे, सैलरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉय इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डेट इज द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो फोर्थ को आप यहाँ से हटा दीजिए। फर्स्ट वैसे भी सही है, क्यों, फर्स्ट क्या, एडवांस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द यूनियन टेरिटरी, जो भी पैसा यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। इन्वेस्टमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्वाइजेशन ऑफ लैंड, कहीं ना कहीं कैपिटल आ रहा है गवर्नमेंट के पास, तो ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। नंबर थर्ड अगर देखें तो ग्रांट दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट ना हो गया। रेवेन्यू का मतलब एग्जाम्पल होता है ग्रांट की अगर बात की, क्योंकि फ्री में पैसा दिया जा रहा है, इसमें कोई लोन्स वगैरह भी नहीं आएंगे, तो इस वजह से आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगर पूछा था रेड डेटा बुक के बारे में, क्या ये यूएनईपी के द्वारा डेवलप किया जाता है? तो नहीं बच्चे, रेड क्रॉस सोसाइटी आपने सुना होगा, उसके द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। इसमें जो प्लांट एंड एनिमल लिस्ट होते हैं उसको इंटरनेशनल ट्रेड बैन नहीं होता है, बल्कि ये बताया जाता है कि किसको बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर अवेलेबिलिटी। रेड डेटा बुक इज पब्लिश बाय द यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल, तो IUCN के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ये जो है लिस्ट सर्टेन प्लांट एंड एनिमल की शो करता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये मैंने थोड़े से इंसाइट के क्वेश्चन डाले, लेट से शायद ये कल के है, कोई बात नहीं। आरबीआई के बारे में पूछा जा रहा है। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 रिक्वायर द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू हैव अ चेयरपर्सन हु विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन दैट द आरबीआई ऑफ इंडिया जो है 1934 उनके द्वारा जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है टू हैव अ चेयरपर्सन हु विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या स्टेटमेंट सही लग रही है आपको? An FRA can investigate professional misconduct committed by the member of the institutionalized of the Charter Account of India for the prescribed class of body corporate for a person। देखो मैं बताती हूँ इसको जिस तरह से कि आरबीआई के बारे में पूछा जा रहा है। आरबीआई एक्ट रिक्वायर द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी टू हैव पर्सन हु विल अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये है कि जो आरबीआई एक्ट के द्वारा बताया जाता है कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सके इसके चेयरपर्सन को। NFRA कैन इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल, तो वट इज़ द वर्क ऑफ द NFRA, ये अगर आपसे पूछ ली जाए तो इट वर्क कैन इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमिटेड बाय द मेंबर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया एंड सो दैट दे कैन गिव द करेक्ट डायरेक्शन। तो आपको बताना कौन से यहाँ पे सही। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 के बारे में पूछा जा रहा है। मतलब ये है कि क्या इसके ये जो है रूल्स वगैरह बनाता है, प्रोसीजर बनाता है रिगार्डिंग द सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन। सेकंड हम देखें, ये जो है इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2002 का हुआ करता है, क्या उसको रिप्लेस किया गया था। नंबर थर्ड, इट विल इनैक्ट द ऑर्डर टू कॉन्सोलिडेट द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या ये वह करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओपेक 1974 में इसको बनाया गया था 1973 की क्राइसिस के बाद, और आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है। और क्या ये जो एनुअल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को पब्लिश करता है। आगे बढ़ें आपको इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में। इट वाज स्टार्टेड बाय G20 एंड लीडर्स एट द पिट्सबर्ग समिट 2009। इट सेट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट एम टू प्रिवेंट ऑल इलीगल एक्टिविटीज एंड देन हार्म दे और टू सोसाइटी। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे G20 के बारे में पूछा जा रहा है। इट ब्रिंग एन इंटरनेशनल फोरम टू ब्रिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब जो मेजर इकोनॉमीज होती है वर्ल्ड की उसको पास में लेके आने इसका एक महीने में। एंड सेकंड आपसे वर्ड का मतलब पूछा जा रहा है ट्रोइका। ट्रोइका क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट कंट्री दैट होल्ड द प्रेसिडेंसी, इट प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर वर्क टू इंश्योर कॉन्टिन्यूटी विद इन द G20। नंबर थर्ड अगर हम देखें इसका एजेंडा ये है कि जो एक्टिविटीज इट्स एजेंडा एंड एक्टिविटीज आर एस्टैब्लिश्ड बाय द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी इन कोऑपरेशन विद द मेंबरशिप। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इज दैट अ बिजनेस प्लेज अ रोल दैट इट कैन कॉज टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी व्हेन इट इज सेल एंड जब बिजनेस अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपसे बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जा रहा है। किस चीज़ से रिलेट करता है? ये जो है पोल्यूशन से रिलेट करता है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में बात करता है, या फिर जो वन चाइना पॉलिसी है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, या फिर इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में पूछा जा रहा है। कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, केस का 2006 में एस्टैब्लिश किया गया था। इट इन्फोर्स मिनिमम स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स फॉर द अपकीप एंड हेल्थ केयर एनिमल इन द इंडियन जू। मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड तय करता है कि किस तरीके से किसी एनिमल को हम जू वगैरह में रख सकते हैं इंडिया के अंदर। सेंट्रल जू अथॉरिटी इसे मैं बता चुकी हूँ, आपको बताने में से कौन सा ऑप्शन सही है।
नेचुरल गैस के बारे में अगला क्वेश्चन है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड था जो सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वन ऑफ द टास्क ऑफ द PNGRB टू इंश्योर द कम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। नंबर थर्ड हम देखें अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द PNGRB को बिफोर द अपीलेटेड ट्रिब्यूनल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द पार्ट ऑफ द सोशल कैपिटल। बताइए सोशल कैपिटल का इनमें से कौन सा पार्ट है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम पहले क्वेश्चन का आंसर देखें तो RBI एक्ट के बारे में पूछा गया था। क्या RBI एक्ट रिक्वायर द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है। मतलब ये है कि RBI के जो चेयरमैन है उसको बनने के लिए जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी होना चाहिए एंड इसी के ही मेंबर में से चेयरमैन बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या स्टेटमेंट सही है। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन क्या देखते हैं तो NFRA कैन इन्वेस्टिगेट। तो ये इंपॉर्टेंट काम होता है NFRA का मतलब नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी का कि ये जो कोई भी मिसकंडक्ट किया जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा और द इंटरनेट या इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, तो उसको चेक करने का काम ये ज़रूर करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे गलत है, सेकेंड यहाँ पे बिल्कुल सही है। आंसर देख ले रहे। The Companies Act require the NFRA to have a chairperson who will be appointed by the central government and maximum of the 15 members। समझ में देखो जो कंपनीज एक्ट रिक्वायर द NFRA मतलब NFRA के हिसाब से जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है उसके हिसाब से इसका जो चेयरपर्सन है सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज़ करना पड़ता है। तो मतलब यहाँ पे कंपनीज लॉ आ जाता है ना कि RBI एक्ट ऑफ 1954। ऑल द वर्क इज सेम लाइक डेट ऑफ RBI। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें NRFA कैन इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमिटेड बाय द मेंबर द इंस्टीट्यूट चार्टर। तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम अगला क्वेश्चन को देखने वाले थे कि RTI के बारे में इट सेट आउट द रूल्स एंड प्रोसीजर रिगार्डिंग सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन। सही बात है बच्चे कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का मेन काम क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन सिटीजन लेना चाहते हैं उनको मिल सके। इट रिप्लेस द फॉर्मल फ्रीडम द इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो ये भी सही है। पहले इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 हुआ करते थे उसको रिप्लेस किया गया था। नंबर थर्ड इट इनेक्टेड द फंडामेंटल राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इट इनेक्टेड इन ऑर्डर टू कंसिडर द फंडामेंटल यस फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे आर्टिकल 19 क्लोज 1A में दे रखा है तो उसको कंसिडर करने के लिए इसको भी लेकर आया गया। तीनों की तो यहाँ पे सही स्टेटमेंट सही है। इसका सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन सी। आगे बढ़े आपको वे इसमें। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये एस्टेब्लिश किया गया था OPEC के द्वारा। नहीं बच्चे OPEC के द्वारा नहीं OECD के द्वारा बनाया गया था। कब 1974 में जब 1973 का ऑयल क्राइसिस हुआ था। तो ये OPEC की वजह से गलत हो जाएगा। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर द पब्लिकेशन इट्स एनुअल रिपोर्ट। तो ये भी गलत है मेरे हिसाब से। यहाँ पे सिर्फ सेकंड सही है मतलब इट इज़ बेस्ट नोन फॉर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मतलब ये है कि ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट निकालते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़े बाकी आप इसके बारे में देख लेंगे बच्चा OECD के द्वारा 1974 में एंड वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालता है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है। क्या ये G20 जो पिट्सबर्ग में 2009 में समिट हुई थी क्या उसका ये नतीजा है क्या एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि जिसका एम है हम इलीगल एक्टिविटीज़ एंड हार्म द कॉज टू द सोसाइटी इसको कम करना क्या है इसका मेन एम है। तो ये गलत है बच्चे। ये G20 की मीटिंग हुई थी कहाँ पे टोरंटो के अंदर। टोरंटो है कहाँ पे कनाडा के अंदर 2010। तो पिट्सबर्ग ना हो गए। पिट्सबर्ग जो है T/2 मतलब जब हम टाइगर की जो पॉपुलेशन डबल करने की बात की गई थी तो उस वक्त पिट्सबर्ग के अंदर ये मीटिंग हुई थी। खैर responsible for the updating and the implementing the G20 anti-corruption action plan. It report to the G20 leader. It cooperate closely with the relevant and the work of the relevant international organization. तो ये साथ के साथ ये काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो G20 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल फोरम है जो मेजर इकोनॉमी को पास में लेकर आने का काम करते हैं। ट्रोइका जो है रिप्रेजेंट करता है कंट्री को डेट हेल्थ द प्रेसिडेंसी इट प्रेडिसेसर एंड इट्स सक्सेस वर्क विद इन द कॉन्टिनेंट विद इन द G20। ये भी कहीं ना कहीं सही है। इट्स एजेंडा एंड एक्टिविटीज एस्टेब्लिश बाय द रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। मतलब इसका खुद का सेक्रेटेरिएट ना होने की वजह से बच्चे जो भी कंट्री है G20 की तो वो आपस में ही रोटेशनल बेसिस पे मेंबरशिप लेते हैं। और G20 के अब की बार की जो अध्यक्षता कर रहा है कौन सी कंट्री करे तो इटली करके आपको याद रखना ठीक है। और इसी तरीके से जो ग्लासगो के अंदर UK के अंदर COP26 होने वाली है उसको हेल्प कर रहा है इटली ही राइट। और हम जो है यूनेस्को की लिस्ट के हिसाब से 6 नंबर पे आते हैं। मतलब हम 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट वी हैव इन द वर्ल्ड। इन द फर्स्ट प्लेस वी हैव इटली, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड 6th पे हम स्टैंड करते हैं। एंड इसी को ही हम कौन से 40 क्लब में एंटर होने वाले छठे कंट्री बन गए हैं। कितना याद रखो आपको बेस में। तो तीनों की तो यहाँ पे बच्चे सही है। और ये जो स्टेटमेंट दे रखी है तुरोई का ये रिप्रेजेंट करता है कंट्री डेट होल्ड द प्रेसिडेंसी प्रेडिसेसर एंड इट्स सक्सेसर वर्क टू इंश्योर द कॉन्टिनेंट विद इन द G20। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे देखें तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि भाई कितना परसेंट ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पोर्शन कैरी करता है, कितना
जीडीपी वगैरह कैरी करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज़ दैट टैक्स दैट बिजनेस साइकिल पे ऑन अ परचेज एंड दैट इट कैन यूज टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। देखो कुछ नहीं है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं जो टैक्स उसको देना पड़ता है, तो वो टैक्स नहीं देते हैं, तो ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या ये स्टेटमेंट सही? तो ये बिल्कुल सही है, नहीं है, बिल्कुल सही है यार। ये बिजनेस अंडर कंपोजिशन स्कीम कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये गलत है, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जो बिजनेसमैन होता है कुछ खरीद लेता है ताकि उसकी जो लायबिलिटी ऑन द टैक्स दे कैन बी रिड्यूज। इन सिंपल इनपुट क्रेडिट मीन्स एट द टाइम ऑफ द पेइंग टैक्स ऑन द आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सेप्शन अ बिजनेस अंडर द कंपोजिशन स्कीम कैन नॉट अवेल ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड ITC कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर द पर्सनल यूज और द गुड दैट दे आर एग्जेम्प्टेड। ठीक है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए हम नहीं कर सकते हैं इसको, और वो गुड जो एग्जाम किए गए हैं कि जहाँ से आप टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल नहीं कर सकते तो उनके नहीं ये लागू होगा। बीजिंग डिक्लेरेशन बच्चे याद रखने, वुमेन के एम्पावरमेंट से रिलेटेड बस इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा आप नहीं कोशिश कीजिए इसके बारे में जाने। पहली जो मीटिंग हुई थी 1995 बीजिंग के अंदर हुई थी एंड ये 15 साल बाद होती है शायद से। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो सेंट्रल जूस अथॉरिटी के बारे में, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या 2006 में बनाई गई थी, क्या ये इसका मेन एम है कि मिनिमम स्टैंडर्ड तैयार करना जो जूस जो है हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। क्या इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था? नहीं बालक, ये 2006 में इस्टेब्लिश ना करते हुए बल्कि, एक मिनट, पहली बात तो जो आपका इसके बारे में जानते हैं, जो आपका जू अथॉरिटी है ना, इसको 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, ना कि 2006 में, पहली बात तो। और ये अपनी पार कहाँ से लेते हैं? तो नेशनल जू पॉलिसी 1988 में जो लेकर आई गई थी उससे ये अपनी पार लेते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि एवरी जू इन द कंट्री इन्हीं के अंडर में होता है, ये ऑपरेशन वगैरह देखते हैं उसका। इट इन्फोर्स मिनिमम स्टैंडर्ड को ये तय करते हैं। इसी तरीके से ये जो है रिकगनाइज या डी रिकगनाइज करते हैं। इट ऑल्सो डी रिकगनाइज द जूज, राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या ये फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड है सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसको वैसे भी आप हटा सकते हैं, नहीं, बहुत सारे ऐसे बोर्ड बनाए जा चुके हैं। वन ऑफ द टास्क ऑफ द PNG टू इंश्योर द कम्पिटिटिव मार्केट फॉर द गैस, तो कम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट करना क्या इसका मेन एम है? तो ये सही हो सकता है। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PNG को फॉर द अपडेटेड ट्रिब्यूनल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, यस ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड थर्ड ओके बच्चे, अगला क्वेश्चन हमने देखा था सोशल कैपिटल के बारे में। सोशल कैपिटल के बारे में आपसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये जो है म्यूचुअल ट्रस्ट कितना सोसाइटी के अंदर डेवलप हुआ है, तो उसके बारे में बात करता है। बाकी देख लीजिए सोशल कैपिटल के बारे में। सोशल कैपिटल बॉडी रेफर टू दोज फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं फंक्शन इन द सोशल ग्रुप इन द इंटरपर्सनल स्किल एंड पूरी सोसाइटी का जो इफेक्ट करते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपसे मैंने 2020 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ में मैंने जो आपके जो UPSC के 2020 का क्वेश्चन पेपर है ना उसको लिया। 10 क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन नैनो ट्यूब का क्या क्या इसके यूजेस हो सकते हैं? क्या ये ड्रग कैरियर के यूज़ में की जा सकती है? बिल्कुल सही बात है। क्या ये आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी वगैरह बनाने में यूज़ की जा सकती है? ये भी सही है। एंड क्या ये जो है बायोकेमिकल सेंसर को बनाने में यूज़ की जा सकती है? तो ये भी सही है। एंड कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल, तो ये भी सही है। तो तीनों की तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो ऑल ऑफ द अबव ठीक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपसे पूछा गया था विच ड्रोन से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो स्प्रे करना पेस्टिसाइड को, तो ये भी सही है। एक्टिव एल्कोनों को इंस्पेक्ट करना, तो ये भी सही है। एंड DNA एनालिसिस करना, तो ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ चले, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय ट्राई ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन अ फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो कुछ नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था स्पेसक्राफ्ट जहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था जिस स्पेसक्राफ्ट को करने की वजह से। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ द स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन अ फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज़ 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग विद द लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। मान लीजिए ये आपकी कोई बॉडी है जहाँ पे ये इस स्पेस क्राफ्ट को भेजे और ये आपका स्पेस क्राफ्ट है, इसकी जो लेंथ दे रखी है 1 किलोमीटर है और यहाँ पे जो लेज़र की वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था आपसे, तो ये वर्ल्ड लीजा हुआ करता था, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग और द स्पर्म ऑफ अ पर्सपेक्टिव पेरेंट। देखो क्या जेनेटिक चेंजेस किए जा सकते हैं अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं किसी एग को, तो ये सी डेट कैन बी पॉसिबल। अ पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट अर्ली एम्ब्रोनिक स्टेज। मतलब ये है कि पर्सन का जो जीनोम है उसको एडिट किया जा सकता है एम्ब्रोनिक स्टेज से पहले, तो ये भी सही है। ह्यूमन इंड्यूस प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रो ऑफ अ पिग। मेरे हिसाब से डैट कैन नॉट बी पॉसिबल बट डैट कैन बी द पॉसिबिलिटी। मतलब ये है कैन अगर होता है
तो ये स्कैन है तो ठीक है, अभी हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं, तो तीनों तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट सही है। इसी तरीके से नोमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें कुछ नहीं होता है, जो प्रोटीन का कुछ पार्ट होता है ना उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। एंड नोमोकोकल कॉन्जुगेट अभी न्यूज़ में भी हुआ करता था क्योंकि हमने निमोनिया के लिए एक ऐसे ही कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाई है, किसके द्वारा, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है एंड एक और कंपनी के साथ मिलकर उनके द्वारा बनाया गया, आई थिंक भारत बायोटेक का नाम। खैर फिलहाल ये जो है बट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्जुगेट वैक्सीन इन द इंडिया, दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट द निमोनिया एज वेल एज द मैग्नेटिक एन्सेफेलाइटिस, तो ये भी सही है। एंड डिपेंडेंस ऑन द एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस, तो ये भी सही है। कहीं ना कहीं जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वगैरह उसको भी रिड्यूस किया जा सकता है। दीज वैक्सीन से हैव नो साइड इफेक्ट, तो थर्ड गलत हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। साइंस एंड टेक के जनरली ये क्वेश्चन है। बाकी मैं यहाँ पे आपको ना जब स्टार्टिंग में है 5 साल के क्वेश्चन इस तरीके से डिस्कस करेंगे। आई थिंक तीन मतलब 1 महीने में 3 क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इसी तरीके से। और चलो खैर फिलहाल मेरा एम ये है कि आपको आंसर ना बताएं किस तरीके से आपको आंसर निकालना है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से पब्लिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हुआ करता था 2020 के अंदर, तो आपसे पूछा जा रही है किस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, तो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में है। प्लांट सेल है सेलुलोज वाल वाइल डू एनिमल डू नॉट है, तो ये सही बात है। जो प्लांट की जो सेल होती है वैसे तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है एंड उसके पास सेल वॉल होती है, और जो एनिमल सेल होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसके पास सेल वॉल चाहिए। ओके, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू, ये गलत हो जाएगा। नंबर 3 अगर हम देखें तो जो मैच्योर प्लांट सेल हैव 1 लार्ज वैक्यूल वाइल एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल, तो ये भी सही है ना। सेकंड को गलत कर दीजिए तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन, बेंजीन पॉल्यूशन का क्या क्या रीज़न हो सकता है। ट्रोमेबल एग्जिस्ट, सही बात है बच्चे, ये हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। टोबैको स्मोकिंग में भी आपका बेंजीन पाया जाता है, वुड बर्निंग में भी पाया जाता है, एंड यूजिंग वार्निश्ड वुड एंड फर्नीचर, तो ये देख लीजिएगा, एंड यूजिंग बाई प्रोडक्ट मेड ऑफ द पॉलीयूथेरिन, तो आपको बताना था कौन से यहाँ पे सही, तो यहाँ पे भी आपका फर्स्ट सेकंड, तो जी ये भी सारे के सारे ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आता है तो क्या हमारा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। नो डिपेंडिंग ऑन द शॉर्ट टर्म फॉरेन बरिंग, तो सही बात है बच्चे, अगर ऐसा होता है तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, बिल्कुल सही है। अगर फर्स्ट सही है तो इसको काट दीजिए। सेकंड अगर हम देखें ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक, तो ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन, तो ये भी गलत है। सेकंड को आप गलत कर दीजिए, सेकंड गलत कीजिए तो फर्स्ट आंसर आपका सही निकल रहा है, ठीक है। मेंटेन फुल कैपिटल अकाउंट, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। थर्ड को काटिए, तो बच्चे आपका फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, तो आंसर ए ही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इफ़ विड्रॉ 1000 रुपी फ्रॉम द कैश फ्रॉम द, मतलब डिमांड डिपॉजिट से आप अगर 1 लाख रुपये विड्रॉ करते हो अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट जो एग्रीगेट मनी सप्लाई पे आएगा, क्योंकि आप जब भी उसको यूज़ नहीं करोगे तो एग्रीगेट मनी सप्लाई पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इट विल रिमेन अनचेंज सिंस द मनी सप्लाई इंक्लूड बोथ कैश करेंसी both at hand and deposit and demand deposit, withdrawing cash from the demand deposit only put it with the public, hence no change in, तो एम में कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपसे प्रणहिता का मतलब पूछा जा रहा है, 11वां क्वेश्चन है, बस आप देख लीजिए। क्या ये अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट हुआ करता था, तो ये भी गलत है। फिलोसफिकल स्कूल था, डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदर, तो ये भी गलत है। एंड ये जो है परफेक्शन टू द बोधिसत्व पाथ, तो ये सी सही हो सकता है। एंड पावरफुल मर्चेंट गिल्ड, नहीं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए।